कैसी चर्चा संविधान की जो है बिना प्रधान की। विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। जो 8 विधानसभाओं का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, वो पूरे देश की लोकसभा और सारे प्रांतों की विधानसभाएं एक साथ कराने की बात करते हैं। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर मुद्दे की बात में आज आप फिर एक बार मेरे साथ जुड़े हैं। वीएनएम टीवी पर रोज रात 8 बजे हम मुद्दे की बात लेकर आते हैं और आज पिछले वैसे कई दिनों से मुद्दे की बात में मैं लगातार संसद और संसद में चल रही सारी गतिविधियों को आप तक लेकर आती हूं और आज संसद में से ही शीतकालीन सत्र पूरा कर वापस लौटे एक सांसद को लेकर आई हूं, जहां उनसे जानेंगे कि आखिरकार शीतकालीन सत्र में किस तरह का माहौल था, जिस तरह की घटनाएं अभूतपूर्व और शायद पूरे देश को शर्मसार करती हुई कुछ घटनाओं का भी इस बार संसद को गवाह बनना पड़ा, सांसदों को गवाह बनना पड़ा और ऐसे में देश के हित में जो चर्चा होनी थी वो कहीं ना कहीं नहीं हुई है। लेकिन क्या रहा माहौल और किस तरह संसद को आगे ले जाना चाहिए, इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ दमन दीव के सांसद उमेश पटेल जुड़े हैं। उनसे जानेंगे कि शीतकालीन सत्र में कैसा रहा वहां का माहौल। मेरे साथ दमन दीव के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उमेश पटेल जुड़े हैं। उमेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीएनएम टीवी पर। नमस्कार बेन, थैंक यू। शीतकालीन सत्र सर आप वापस संपन्न करके लौटे हैं। शीतकालीन सत्र में संविधान पर काफी अच्छी चर्चा हुई, लेकिन ज्यादातर जो दिन रहे वो हंगामे की भेंट चढ़े। अदानी का मामला हो, सोरोस का मामला हो या संभल हिंसा का मामला हो और उसके बाद बाबा अंबेडकर को लेकर जो विवाद हुआ। सबसे पहले शीतकालीन सत्र का ये जो अनुभव था सर, कैसा रहा वो बताइए। मैं एक बात बताओ, मेरे लिए तो बहुत ही दुखद था जी। इसलिए दुखद था कि पता नहीं क्यों, पर आपको पता होगा ये पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं आपको। जी जी जी। उसमें भी लॉटरी निकलती है। लॉटरी में जिसका नंबर आता है उसको ही बोलने का मौका मिलता है। आपको पता ही होगा, वो 0 आवर्स हो या फिर 377 हो या फिर स्टार क्वेश्चन हो। मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए था कि मेरे 5 बार बोल रहा हूँ, 5 बार 0 आए, 3 बार 377 आया और लगभग नहीं तो भी 4 जितने स्टार क्वेश्चन आए। मतलब वो पार्लियामेंट में सवाल पूछो और उसके जो रिप्लाई आते हैं। जी जी। पर जिस दिन ये मेरे सवाल थे या 0 आवर्स था या 377 था, उस दिन हंगामा हुआ और उस दिन ही पता नहीं क्या हुआ, मगर 5 बार मेरे सवाल 00 और 377 ये हंगामे की भेंट चढ़े, जिसके चलते मैं जो बातें पटल पर यानी कह रहा था वो बातें टीवी पे नहीं दिख सकी। जी जी हाँ, जी। 0 तो बेटी चढ़ गए, क्योंकि 0 तो फिर आप बोल नहीं पाते, तो आपका इसका कोई ऑप्शन नहीं होता, वो निकल ही जाता है। जो मेरे दमन दी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था। हाँ, 377 को आप ले कर सकते हो, जो नहीं बोल सकते तो आपको लिख कर देना है,
होता है तो लिख देते हो तो पटल पे आ जाता है। अच्छा। अब जो स्टार क्वेश्चन है उसमें भी आपको सप्लीमेंट्री मिलती है, यानी जो मुद्दे होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप 2 बार आपको मौका दिया जाता है सवाल पूछने का डायरेक्ट। जी। तो ये वो 4 सवाल में मुझे वो सप्लीमेंट्री पूछने का मौका नहीं मिला। तो मेरे दमनदीप की जो हित की बातें थी और कुछ बातें तो पूरे राष्ट्र के हित की बात थी, वो मैं नहीं बोल पाया। और आखिरी दिन तो मैं जिस दिन आया 18 तारीख को, जी। तो 18 तारीख को तो मेरे 3 चीजें एक साथ थी। जीरो भी था और क्वेश्चन काल भी था जिसमें मैंने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना था, और साथ में गोवा अमेंडमेंट बिल था एसटी शेड्यूल ट्राइब पर, जिस पर मेरा स्पीच था। और आपको बताओ ऐसे सवालों में भी जो आपका क्वेश्चन नसीब से आ भी जाए तो उसमें भी आपका लेख 7वें या 8वें नंबर पे हो तो उसको मौका ही नहीं मिलता। बिल्कुल, क्योंकि मेरा सेकंड ही था, मतलब सेकंड ही था, मतलब हाई। और गोवा अमेंडमेंट बिल पे तो मैं पहला ही नंबर था मेरा दूसरे दिन जी। और 0 आवर्स में भी मैं 13वें नंबर पे, मतलब सारी चीजें कंफर्म थी कि वो बोलने का मौका मिलना था। और ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जी जी जिस पर मुझे बात करना बहुत जरूरी था। पर दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि पूरा सेशन जब भी मुझे बोलने का मौका आता था ये हंगामे की वजह से मैं बोल नहीं पाया, मेरी रजुआतें नहीं हो पाई, तो वो दुखद रहा, दुर्भाग्यपूर्ण रहा। पूरा शीतकालीन सत्र है तो चर्चा से ज्यादा हंगामे की भीड़ चढ़ गया। तो काफी सारे मुद्दे थे राष्ट्र हित के, प्रदेश हित के, वो चर्चा ही नहीं हुई। तो मैं मानता हूँ कि मेरे लिए तो ये सत्र पूरा निराशाजनक रहा। बिल्कुल, कौन से आपके मुद्दे थे उस पर मैं जरूर बात करूंगी, लेकिन आप देखिए उमेश पटेल दीव दमन से भारतीय जनता पार्टी का शासन हटाकर पिछले कई टर्म से सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद को हराकर जनता के प्रश्नों को उठाने के लिए आए हैं। और उमेश पटेल जैसे 582 सांसद वहां चुनकर हम एक एक वोट देकर वहां भेजते हैं कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, हमारी समस्याओं को हल करेंगे। लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज वहां हंगामा करती है वो हंगामा बहुत प्लान्ड होता है, पहले से तय होता है कि आज यही एजेंडा रहेगा, इसी एजेंडे पर विरोध होगा और संसद स्थगित कर दी जाएगी। तो दमनदीव के प्रश्नों पर तो बात करेंगे, लेकिन शीतकालीन सत्र में जो हंगामे हुए, सर आप मानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज एजेंडा वाइज संसद को स्थगित कराती है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि एजेंडा उसमें कुछ चलाया जाता है। हाँ, पार्टी के खुद के एजेंडे होते हैं, मगर ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलर बातों को लेकर पार्लियामेंट को स्थगित कराना। हर कोई चाहता है कि वहां पर हेल्दी डिबेट्स हो और काम हो। सत्ता पक्ष के पास भी काफी सारे बिल्स थे, काफी सारे काम थे जो करवाने थे, और विपक्ष को भी इसमें सहयोग देना होता है और सहमत रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको हंगामा ही करना होता है तो ये नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता कि प्री प्लान होता है। नहीं, हंगामा कभी प्री प्लान नहीं होता। वो कुछ मुद्दे होते हैं जो राष्ट्र हित के मुद्दे होते हैं, और ये जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है। ये पर्टिकुलर किसी व्यक्तिगत लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है। सत्ता पक्ष के कुछ एजेंडे हैं जो उनकी सत्ता पक्ष के साथ जो पार्टी है उनके कॉमन एजेंडे होते हैं, और वैसे एजेंडे विपक्ष के भी होते हैं। और ये आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए कि ऐसी गतिविधि नहीं होती कि पब्लिक हित की बातें नहीं होती। वो सब कोई चाहता है कि पब्लिक हित का काम हो, और पार्लियामेंट में जो भी जिसको भी मौका मिलता है वो चाहता है कि वो अपने प्रदेश के और राष्ट्र हित के लिए जो भी उसके साथ संभव प्रयास है वो करेगा, और वो राष्ट्र हित के लिए करता भी है। तो ये मैं बिल्कुल नहीं मानता बहन कि ये प्री प्लान होता। हाँ, एजेंडे सबके होते हैं, मेरा भी एजेंडा होता है। तो हर एक व्यक्ति का खुद का एक एजेंडे होते हैं जो प्रदेश हित को लेकर होते हैं। तो सत्ता पक्ष के भी एजेंडे है, विपक्ष का भी एजेंडा है। ये विचारधारा की लड़ाई है, तो जो विचारधारा लेकर वो लड़ते हैं, जो मुद्दे उनको लगते हैं कि ये विचार हमारी विचारधारा के विपरीत है ये मुद्दा, तो लोग बात करते हैं, डिबेट्स करते हैं, और काफी बार फिर वो डिबेट्स इतनी उग्र हो जाती है तो वो हंगामे के रूप ले लेती है, और वो हंगामे की वजह से स्पीकर सर पूरी ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो हंगामा मचाओ और मान जाते हैं। काफी बार स्पीकर सर उसमें समझाते हैं, दोनों पक्षों को समझाते हैं, और पार्लियामेंट में समझाते हैं। फिर वो पार्लियामेंट में जब ऑन फ्लोर नहीं समझते तो उनको वहां अंदर चैम्बर में ऑल पार्टी को भी बुलाते हैं, या जो पार्टियों के बीच मतभेद है उन पार्टियों के लीडरों को बुलाकर कोशिश करते हैं कि भाई पार्लियामेंट को सुचारू रूप से शांतिमय ढंग से चलाया जाए।
पर जब वो स्थिति ऐसी हाथ से बाहर निकल जाए तो पार्लियामेंट फिर स्थगित की कर दी जाती है। तो काफी चीजें जो होती है, तो इस बार बहुत ज्यादा हो गया। बहुत, मैं तो ये कहता हूँ कि पार्लियामेंट नाम के बराबर चली। पार्लियामेंट नहीं चलना बहुत दुखद है, क्योंकि लोगों ने जो उम्मीदें, अपेक्षाएं रखी है, उसका फिर वो, मैं तो कहता हूँ कि वो आशा और अपेक्षा की हत्या हो जाती है। और पार्लियामेंट का एक एक मिनट का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। जी कितना बिल्कुल। ज्यादा खर्चा होता है कि पार्लियामेंट के सदस्यों को कितनी सारी सुविधाएं मिलती है, वहां पर इतने सारे स्टाफ, इतना सारा वो, और इतना कुछ होने के बाद जब पार्लियामेंट आप लोग चला ही नहीं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद होता है। और ये एक पार्टी की बात नहीं होती, सत्ता पक्ष, विपक्ष और हम जैसे इंडिपेंडेंट लोगों की भी जवाबदेही होती है। तो हमारी भी जवाबदेही है कि पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाए, और चलाने के लिए हमें भी सहयोग करना चाहिए। पर इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया और पूरा सदन जो है वो हंगामे के भेंट चढ़े गया। जी बिल्कुल। सर, इस बार अदानी का मुद्दा उठाया गया। अदानी पर जो विदेश में है जांच चल ही रही है, भारत में जांच की लगातार मांग की जा रही है। फिर भारतीय जनता पार्टी सोरोस का मुद्दा लेकर आई, जिसकी कहीं भी जरूरत नहीं थी। उसके बाद संभल हिंसा का मुद्दा छाया रहा, फिर बाबा अंबेडकर हावी हो गए, जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। आपको लगता है कि ये सारी चीजें उन मुद्दों को पीछे छोड़ती है जिनकी वाकई में संसद को जरूरत है? एग्जैक्टली, आपकी बात पे सहमत हूँ। और देखिए, लोकतांत्रिक प्रणाली का हिस्सा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के पास अपने अपने एजेंडे और मुद्दे होते हैं। अदानी जी का मुद्दा चल रहा था, तो ये यहाँ से विपक्ष ने जो बात कही, तो उन्होंने जॉर्ज सोर्स की भी बातें लेके आए। वो तो वो चल ही रहा था, उसमें जयदीप धनखड़ जी पर भी अविश्वास लाया गया। तो ये इसमें क्या है, वो लोकतंत्र प्रणाली के तहत वो सब बातें तो लेके आना ही थी, वो तो चलता भी था, मगर उसमें भी डिबेट हो जाती है और उसपे मुद्दे निकल जाते हैं। और तो ये क्या है, लोकतांत्रिक प्रणाली में तो सब होना ही है। आज नहीं तो दूसरे सत्र में अडानी, नहीं तो फिर अंबानी आएंगे। आज बाबा साहेब आम्बेडकर आए, कल भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, ये तो हमारे नेशनल आइकन्स है। उनको लेकर कोई ना कोई बात आ जाएगी तो हंगामा होगा, वो जायज है। पर उस हंगामा इतना नहीं हो जाना चाहिए कि आप पूरा पार्लियामेंट सदन को ही स्तब्ध कर दो या स्थगित हो जाओ। जी। वो लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत बातें कुछ होती है, कुछ बातें जो है वो उस पे चर्चा होनी चाहिए, उसको फ्लोर पर चर्चा होनी चाहिए, या तो फिर फ्लोर के बाहर भी चर्चा होनी चाहिए, और पार्टी की मीटिंग होकर इस मुद्दों को सुलझा रहना चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण रूप से ये चर्चाएं नहीं हुई, और आपकी बात में सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ कि ये सारे मुद्दों में कहीं ना कहीं आम जनता के जो मुद्दे थे, जी। उनसे सदन भटका, बिल्कुल भटका। जी बिल्कुल। सर, संसद में जिस तरह से सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई, और कुछ सांसदों को चोट भी आई, क्या उस वक्त आप वहां मौजूद थे? क्या माहौल था? क्या असलियत थी वहां पर? नहीं, एक्चुअल में मैं वहां नहीं था। 18 तारीख को मैं आ गया, वापस आया था, क्योंकि आपको पता होगा ये 19 दिसंबर जो है वो हमारे प्रदेश का मुक्ति दिन का पर्व होता है। तो मैं अपने क्षेत्र में वापस आया था, 18 तारीख को मैं निकल आया था। जी जी। तो ये जो घटना घटी वो 19 की है, हम्म। तो मैं वहां नहीं था। 18 तारीख को मैंने आपको बताया कि 3 मेरे क्वेश्चन थे, तो इसके चलते मैं जी। रहा था वहां पर। फिर मैंने देखा कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी का वो मुद्दा वहां पर फ्लोर पे आया था, उसकी उस दिन ही वो पार्लियामेंट स्थगित हुई, और मैंने वहां देख लिया था कि माहौल की ये 19 तारीख को भी चलने वाला तो है नहीं। बाकी जी। मेरा उस दिन भी क्वेश्चन था, और हो अच्छा। सकता था कि पार्लियामेंट में वो बिल, जो गोवा टी बिल था, वो वापस आया। तो मैंने पूछा भी कि भाई बिल आएगा, तो वहाँ का जो माहौल था, हमारे सांसदों से जब मैंने चर्चा की, तो उन्होंने बोला कि कल उमेश भाई नहीं लगता। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए अब फिल्म में ही चलते हैं, जहाँ हमारा क्षेत्र का वहां पर मुक्ति दिन का पावन पर्व है, तो वहां पहुंचते और पावन पर्व में शामिल होते। तो मैं उस दिन सही में, मैं सही मायने में मैं नहीं था, तो पता नहीं कि क्या हुआ, तो कैसे हुआ। पर ये जो भी घटना घटी है वो दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। दमनदीप के लिए सर आप लगातार सवाल उठाते रहे हैं, मुझे लग रहा है हाईएस्ट क्वेश्चन पूछने वालों में आपका नाम शामिल है। आप नए एमपी बनकर आए और दमनदीप के लिए आपने बहुत सारे सवालों को संसद में उठाया है, जिसकी तस्वीर है, जिसके वीडियोस हमने देखे हैं। इस बार कौन से सवाल थे सर जो दमनदीप की जनता के हित में उठाए जाने थे? आपको मैं बताऊं, मैं सारे मुद्दे मैंने इस बार, आपको मेरे पोर्टल खोलोगे तो अभी 28 क्वेश्चन दिखेंगे आप। अच्छा। उसमें एक डिबेट भी रही, जो मैंने डिजास्टर पे अमेंडमेंट बिल पे बोला था।
जी। फिर एक संविधान की डिबेट में भी मैंने पार्ट किया था, गोवा वाला बोलना था। तो ये सारे चीज़ें मैंने मेरे फ्लोर पर है, आप चाहे तो चेक कर सकते हो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर। जी। मैंने अमूमन सारे प्रश्न जो थे वो नेशनल हाईवे का हो या फिर ये जो टोरेंट पावर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो 377 मेरा लास्ट 18 तारीख को वही था कि जी। उनके कॉन्ट्रैक्ट रद्द कराने की मैंने माँग की थी। हुँ। फिर मैंने ये प्रशासक जी की कार्यकाल की स्थिति पर भी मैंने सवाल उठाए थे। हुँ। फिर ये जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं, हमारे यहाँ विकास राशि का जो दुरुपयोग हो रहा है, मैं कहता हूँ दुरुपयोग है। क्योंकि जी। हमारे विकास के राशि के पैसे से भवन बनते हैं, सर्किट हाउस बनते हैं, खेलकूद का ये बांडोडकर स्टेडियम में खेलकूद का इतना बड़ा आलीशान ग्राउंड बना गया, दिल्ली का भवन बनाए गए और उसके लिए जो फंड यूटिलाइज़ हमारा हुआ और उसको निजी कंपनी को दे दिया। अब यहाँ जो बांडोडकर स्टेडियम है, वहाँ खेलने के लिए दमन-दीव के लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी इतनी हाई फीस है। यहाँ लाखों-लाखों रुपया की वो फीस माँग रहे हैं मेंबरशिप फीस। तो जी। वो हमारे पैसे का दुरुपयोग है। फिर अब मैं दमन का सर्किट हाउस, दीव का सर्किट हाउस और दिल्ली का डीएनएच और दमन दीव का भवन, वहाँ एक रूम का भाड़ा 9,000 से लेके 16,000 हो गया। हुँ। लग्ज़रियस हमारा पैसे से बना है और होटल वो तब्दील हो गया। वो सारी चीज़ों को लेके मैंने सवाल उठाए थे। फिर ये फोर्ट एरिया में जो संरक्षित है, वहाँ पर फोर्ट एरिया में कुछ बनाया नहीं जा सकता। जब दमन-दीव के लोगों का जो घर बनते हैं या उसपे लीगल बात होती है, उस पर मैंने सवाल उठाए थे। किला जो हमारे पुरातत्व विभाग के जो मॉन्यूमेंट्स है, उसमें किले हमारे जो फोर्ट के दरवाजे वो निकाल के कहाँ नहीं पता नहीं बेच दिया, क्या किया? वो पुरातत्व से सवाल पूछे थे। अंदर जो बिल्डिंगें बन रही है, उनके मैंने सवाल उठाया। पुरातत्व ने लिख के दिया था कि भई ये इल्लीगलाइज़ कंस्ट्रक्शन पे हमने नोटिस दिया है, तो क्या? तो ये सारी चीज़ों को फिर ये माछीमारों के प्रश्नों को उठाया, पाकिस्तान की जेल में बंद है, वो कब छूटेंगे? हुँ। फिर मैंने माछीमारों की बोट को यहाँ से उठा दिया, निकाल दिया तोड़-फोड़ के, उसको मुद्दा उठाया था। तो रोड, रास्ते की भी बातें लेके उठाई थी। लास्ट में हुँ। हमारे जो यहाँ पर लोग हैं, उनको 1 ही केजी गेहूँ मिलता है और 4 किलो चोखा मिलता है। तो हुँ। उसको उसकी भी बातों को लेके मैंने उठाया था। जी। या हमारी मेडिकल कॉलेज के उद्देश्य को लेके भी उठाया था। तो हुँ। अमूमन मैंने सारे मुद्दे जो दमन-दीव के लोगों के लिए है, वो सारे बातों को लेकर मैंने मुद्दे उठाए थे। पर मुद्दे तो रहे, मगर हुँ। काफ़ी बातें जो है वो फ्लोर पे मैं नहीं बोल सका, फिर मुझे ले करना पड़ा मतलब कि इसमें एक प्रोविज़न है, जब जी। आपको बोलने का मौका ना मिले तो आप टेबल पे लिख के दे दो, तो उसकी महत्वता इतनी ही होती है जितनी फ्लोर पे बोलने से। पर बहुत हमारे यहाँ क्या दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल। मतलब आप टीवी पे बोलोगे, मैंने काफ़ी सारे पता मुद्दों को चलेगा, मैंने लोगों को भी पता चलेगा कि आपने बोला। जी। पार्लियामेंट में बोली हुई चीज़ें लोगों को पता चलती है। अब ऑन बिल्कुल। स्टिल आप ऑन कैमरा आप सबको दिखता है, मैंने जो लिख-लिख के वो प्रेस नोट दी, तो हुँ। लोगों ने हुँ। इतना महत्व नहीं समझा कि भाई वो तो लिख के दी होगी। फ्लोर हाँ, पे तो उसका इंटेंशन और उसका जो इम्पैक्ट होता है इक्वली होता है। और जवाब भी अगर ये देना मुझे ज़रूरी हो जाता है। हाँ, जी। और जवाब भी आए, सबके जी। जवाब आए मगर उसमें सप्लीमेंट्री जो के फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं नहीं पूछ पाया। अच्छा। और वो 0 आवर्स में तो आपको बोलना ही होता है, वो तो 4 क्वेश्चन मेरे चले ही गए, उसमें तो जवाब भी नहीं मिला और वो गिने भी नहीं गए। जी। अब 377 के आएँगे तो हुँ। ऐसे जो सारे मुद्दे थे, बहुत सारे मुद्दे थे, अगर ये सारे मुद्दे मैं बोल लेता ना, तो हुँ। हुँ। दमन-दीव के लोगों को ऐसा लगता कि यार ये सांसद ने जोरदार रजूआतें की और बिल्कुल, एक मुद्दा तो आदिवासी बिल का था जो जिसपे मैंने दादरा नगर हवेली में जो लोगों को परेशानी है, दुःख है, तकलीफ है, पीड़ा है, उसके साथ-साथ हमारे यहाँ एसटी वर्गों को चुनाव से लेके हर एक चीज़ में जो बेनिफिट मिलने चाहिए मिले, उनके जी। आदिवासी भवन छीन लिए गए, वो हुँ। सारे मुद्दे। यहाँ हुँ। सरकारी ऑफिसरों में जो ब्यूरोक्रेटों के शासन में हमें जो दुःख और तकलीफ और पीड़ा है, हमारे हुँ। दमन-दीव के लोगों को जो दुःख और पीड़ा है, उस सारी जी। बातों को मैंने फ्लोर पे रखा था। हुँ। हुँ। पर वो हुँ। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से कि वो फ्लोर पर मैं बोल नहीं पाया, हुँ। लिख के आए और उसके क्वेश्चन तो सारे चीज़ें मेरे फ्लोर पर मतलब आप लोग हुँ। देख सकते हैं मेरे उसमें। आज आप फ्लोर पे देखोगे तो कम से कम 28-29 क्वेश्चन मेरे 2 हुँ। ही सेशन में आ गए। जी। हमारी पूर्व सांसद थी उन्होंने आप उनका डेस्क चेक कर लेना तो आपको 5 साल में सिर्फ 4 क्वेश्चन दिखेंगे उनके डैशबोर्ड। जी। 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 तो मैंने मतलब पूरा प्रयास किया कि 14 दिन ऐसे पार्लियामेंट चली तो 14 दिन में 14 क्वेश्चन तो मेरे डेस्क पेपर पर आ ही रख गए। जी, पर बिल्कुल। डे एक आप एवरेज देखोगे तो पर डे एक मेरा क्वेश्चन मैंने फ्लोर पे रजूआतें की है।
जी सवाल और समस्याएं कई सारी हैं और इसीलिए दमन दीव ने इस बार एक नए चेहरे पर, वैसे उमेश भाई सालों से वहां काम करते आए हैं, लेकिन इस बार दमन दीव की जनता ने भरोसा जताया कि चलिए कुछ नया करके देखते हैं कि उनके लिए कौन क्या करता है। और उसी के चलते दमन दीव के सांसद के रूप में उमेश पटेल ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की और उसके बाद वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। सर, दमन दीव की जनता के हित में आपके सांसद बनने के बाद क्या क्या हुआ है या क्या क्या काम शुरू हुए हैं? देखिए, मैंने बहुत सारे मुद्दे उठाए। अभी जो रोड वगैरह का काम है, वो मैंने ही उठाया था मुद्दे। जी। ये 7-7 साल से रोड खोद के रखे हैं, तो उसपे अभी बहुत जल्दी सब कुछ काम चालू हो गया है और आप देख लीजिए कि मार्च तक ये सारे काम परिपूर्ण हो जाएँगे। मैंने नेशनल हाईवे का भी गडकरी जी से मिला था, तो उन्होंने मुझे वादा किया था कि मार्च मार्च तक काम खत्म हो जाएगा और मैंने क्वेश्चन भी लगाया है, चाहे तो आप 18 तारीख का क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो उसमें जवाब भी आया है। फिर मैंने वो ब्रिज वाला कहा है, तो ब्रिज वाला भी काम चालू हो गया है और मैंने जितने भी मुद्दों को उठाए हैं, वो सारे मुद्दों को पे काम चालू है। अभी देखिए, मैं सांसद बना हूँ और कहते हैं ना कि ऐसे जो फ्लोर चालू है 3 महीना हुआ है। पर आपको दिखेगा कि 1 साल के भीतर काम सारे चालू है। 1 साल के अंदर आपको मेरी सारी उपलब्धियाँ दिखेगी और वो आपको 1 साल के बाद एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे आगे के सांसद के 15 साल और मेरा 1 साल उसके ऊपर भारी पड़ेगा। तो जी। सारा चीज़ें जो है वो दिखेगा, मगर अब जो है कोई बच्चा पैदा होता है तो वो डायरेक्ट दौड़ेगा नहीं, बिल्कुल। वो रहने वक़्त का लगता है, बे हर चीज़ को वक़्त वक़्त लगता लगता है। है। तो पर बिल्कुल, आपको जी। मैं विश्वास से कहता हूँ और आपके माध्यम से मेरी दमन की जनता को भी विश्वास दिलाता हूँ, मुझे आप एनालिसिस 1 साल के बाद कीजिए जी, जी, और जी। मैं आपको वादा कर रहा हूँ अगर मैं फेल हो जाऊँगा, मेरे मुद्दों पे तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगली बार मैं चुनाव में तक नहीं जाऊँगा। ये मेरा वादा है। जी, क्योंकि अगर बिल्कुल। मैं जिस आशा और अपेक्षाओं को लेकर मैं इस चुनाव में आया था, लोगों को इतनी आशा और अपेक्षाएँ थी मुझ पर। हाँ, लोगों को अभी भी विचारों को आशा और अपेक्षा इतनी ज़्यादा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि यार कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। मगर वो फ़र्क दिखेगा तो 1 साल के बाद आप एनालिसिस करोगे, हम वापस चर्चा करेंगे 1 साल के बाद। बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल। अपनी बहुत सारी उपलब्धियाँ आपको दिखा सकता हूँ। आज भी जी। बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, जो धीरे-धीरे लोगों को समझ में आएगी और दिखेगी। और आज पार्लियामेंट देखिए आपका यहाँ एक तो क्या है दमन-दीव बहुत छोटा प्रदेश है। जी, तो बिल्कुल। दमन-दीव के लोगों को है ना पंचायत के जो कार्य है वो भी सांसद से ही कराने हैं। नगर पालिका क्षेत्र के जो काम है वो भी सांसद से उम्मीद रखते हैं। जी, जिला जी। पंचायत के काम जो है वो भी सांसद से उम्मीद रखते हैं। जी, मतलब बिल्कुल। उनकी नाकामी भी सांसद पे ही गिनी जाती है। आप एक सांसद की ओर से मेरा एनालिसिस करोगे कि जी। पार्लियामेंट में क्या-क्या किया, पार्लियामेंट में फ्लोर पर कितने सवाल आए, पार्लियामेंट जी। में कितनी रजूआतें हुई, कितना क्या-क्या किया गया। तो आपको तब पता चलेगा कि एक एमपी का जो एनालिसिस है, वो किस जी, प्रकार से होगा। पर जी। एक व्यक्तिगत हमारा दमन-दीव का जो है वो सरपंच, जिला पंचायत और नगर पालिका की जो स्वराज्य संस्था है, उनकी नाकामी को भी मेरे साथ ही गिना जाता है। पर बिल्कुल। इसमें भी मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं उसमें भी खुश हूँ क्योंकि कल तक मैं विपक्ष में था तो यही बातें मैं किया करता था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब तो समझ में आता है कि अगर सड़क नहीं बनती है तो उसका ज़िम्मेदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता है। हाँ, जी, जी। और अब तो पहले हम बोलते थे और हाँ, ये हाँ। मैं भी बोलता हूँ ये मेरी भी ज़िम्मेवारी है, तो मैं छटक नहीं सकता ये सब बातें कह के। जी, पर जी। मैं ये स्वराज्य संस्थाओं को भी साथ लेके चलूँगा। ये बिल्कुल, भले बिल्कुल। कोई भी पार्टी की हो, वो हुँ। भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, पर जी, अब मैं उनके लिए मैंने वो सब कुछ मैं समझ चुका हूँ, इसलिए मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। क्योंकि जी, जी। स्वराज्य संस्थाओं को आपने देखा होगा फ्लोर पर भी और कहीं पर भी, मेरी आवाज़ें उस बात पर चल रही है कि स्वराज्य संस्थाओं को पावर दिए जाए। पावर दिए वो जाएँ। जी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता रहे, पंचायत में, जिला पंचायत में, नगर पालिका में, जी। पर इनको पावरफुल बनाया जाएगा तो ताकि वो सब पहले जैसे काम करने लगेगी। तो ये जो सिलसिला है नाकामी का वो खुद ब खुद 75% तो सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल, मैंने वो 2 बिल्कुल। ब्रिज के लिए भी कहा था। आपने अभी हुँ, देखा होगा तो ये ब्रिज का मैंने पार्लियामेंट में उठाया था राम सेतु और नमो पथ का। तो जी। उसका आपने देखा होगा कि उसका लेआउट आ गया, वो आ गया, तो वो भी मेरी ही उपलब्धि है। जी, जी, तो जी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अब नेशनल हाईवे का भी काम चालू है, तो अब आपको दिखेगा 1 साल के बाद आप एनालिसिस करोगे तो हम बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हो गई है और मैं मेरा कार्यकाल समाप्ति पर आप सब देखेंगे कि सांसद जो है वो उसका फ़र्क दिखा है। जी, वो आई बिल्कुल। होप कि भगवान उसका सही नतीजा दिखेगा लोगों को।
और ये जो उपलब्धि है वो सिर्फ आपकी नहीं होगी, ये दमनदीव की जनता की उपलब्धि होगी, क्योंकि दमनदीव की जनता ने एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी निर्णय 2024 के लोकसभा चुनाव में सुनाया है। और अब 5 साल में हो सकता है दमनदीव की जो समस्याएं हैं, मछुआरों की खास समस्याएं हैं, उन पर कुछ खास ठोस किया जा सके। सर, एक खास एजेंडा लेकर आप आगे बढ़े थे जब से आप जीते थे कि वहां जो एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल्ल पटेल, उन्हें हटाना है, क्योंकि आपका मानना है कि वो विकास तो कर रहे हैं लेकिन विकास के नाम पर बहुत सारी चीजों का भोग लिया जा रहा है। वो मसला अब कितना आगे बढ़ा है? देखिए, मेरा सिंगल एजेंडा है, वो सबको पता है। जी। और मैंने उस पर जिस दिन से जीता हूं, उस दिन से आज तक मेरे वही एजेंडा पे मैं टिका हुआ हूं, अडिग हूं। और आज भी आपको वादा कर रहा हूं कि परमात्मा परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं होता। जी। मैं उसी पर कायम था, आज भी कायम हूं। पर सेंटर में भारतीय जनता पार्टी है जी। और पूर्ण बहुमत के साथ है, तो उसमें वक्त लग रहा है, मगर आपको मैं बताऊंगा कि बहुत जल्द उसका भी समस्या का समाधान हो जाएगा और वो एजेंडा बहुत पूर्ण होने की तैयारी में है। अच्छा। अब आपको मैं बोलूं कि मिनट में हो जाए, घंटे में हो जाए, 1 महीने में हो जाए, पर आपको ये वादा कर रहा हूं कि बहुत जल्द हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि कब तक आप ये संभव कर पाते हैं, क्योंकि आपका मानना है कि भले ही दमन का विकास हुआ हो लेकिन बहुत सारी चीजों में दमन पिछड़ गया है और दमन की जो पावर थी वो कम हो गई है। सर, असेंबली दिलाने की मांग मैं बहुत सालों से, मैं दमन की राजनीति को बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ और असेंबली की मांग लगातार कर रहे हैं। क्या दमनदीव को असेंबली आने वाले कुछ सालों में मिल सकती है? मैं एक बात बताऊं, दमनदीव के लोगों की पहले से मांग रही है और मैं भी एक संवैधानिक रूप से भी कहता हूँ। जी। भारत का संविधान भी यही कहता है, किसी भी राज्य को और वहां के नागरिकों को 6 महीने से ज्यादा राष्ट्रपति शासन में नहीं रखना चाहिए। जी। हमारा संविधान कहता है। पर आज भी आप देश की आजादी के इतने साल के बाद, हमें 1961 में आजादी मिली, उसके इतने साल बीत जाने पर भी हमारी यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली बहाल ही नहीं हुई। जी। जी। और उसका मैंने 3 बार फ्लोर पर बात किया है। उससे पहले दया भाई भी कर चुके हैं, मोहन भाई भी कर चुके हैं। और आपको पता हो, जब ये मर्जर हुआ था, तब हमारे सरपंच, जिला पंचायत के, नगर पालिका के, हमारे सांसद जी, सबने ये कहा था कि मर्जर ही इसलिए किया जा रहा है कि दमन-दीव, दादरा नगर हवेली को असेंबली दी जाएगी। जी। जी। तो इस पर मैंने हमारे जितने भी यूटीज है उनके साथ भी चर्चा की है, मनीष तिवारी जी से चर्चा की है और दूसरे भी जो लक्षद्वीप वाले हैं हमारे, उनसे चर्चा की है, लद्दाख वाले से चर्चा की है। तो हमने उनसे भी कहा है कि भाई हमें उन सबने भी ये बात को तो नकारा नहीं है, सबने माना है कि हमारे यहाँ भी लोकतांत्रिक प्रणाली को बहाल करना चाहिए। और मैं और कलाबेन और उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं और हमने केंद्रीय नेतृत्व को भी इस पर बात कही है। उन्होंने भी कहा है कि इस पर एक चर्चा जरूर होगी और जरूर हमें थोड़े समय में इस पर भी रिजल्ट दिखेगा। और आने वाले समय में आप देखोगे कि तो दमन-दीव में लोकशाही की स्थापना होगी और हमें भी असेंबली मिलेगी और दमन-दीव के लोगों के लिए वो बेहतरी ही होगा। काफी लोग कुछ ना कुछ बात फैलाएंगे, मगर वही लोग पहले मांग कर रहे थे असेंबली की। आज जब उमेश पटेल मांग रहा है तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये उमेश पटेल को क्रेडिट ना मिले। मैं तो ये कहता हूँ, सरकार बीजेपी की है, पूरा क्रेडिट वो ले, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ दमन-दीव के कोई भी लोकहित के कार्य में भले कोई भी क्रेडिट ले, पर दमन-दीव के लोगों को सुखाकारी दे, उनको सुख और शांति दे, उनका जो घर है, बार है, उनके बच्चों को रोजगार है, वो मिले और क्रेडिट वही ले। तो मैं तो तैयार हूँ और मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग क्रेडिट लीजिए, आपका अधिकार है क्रेडिट लेने, और हमारे दमन-दीव के लोगों को उसमें फायदा करे, बस वही मेरा उद्देश्य है। दमन-दीव के लोगों का हित हो, बस उनको नुकसान ना हो। जी तो बिल्कुल। क्रेडिट मुझे नहीं चाहिए। 2024 में जब उमेश पटेल जीत कर आए थे तो ये उनका साफ एजेंडा था कि मैं कुछ अपने लिए नहीं चाहता हूं, लेकिन दमन-दीव की जनता को, वहां की समस्याओं को उन्होंने बहुत करीब से सालों तक उनको लड़ते हुए दमन-दीव ने देखा है। और अब जब वो दमन-दीव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो दमन-दीव की समस्याओं को आशा करते हैं कि 5 सालों में संपूर्ण रूप से सुलझा लिया जाए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
और बहुत बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा ही जुड़ते रहना चाहिए क्योंकि ये सारी बातें आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। वीएनएम को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, हमेशा देखते रहिए और साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए और आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। कैसी चर्चा संविधान की जो है बिना प्रधान की। विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। जो 8 विधानसभाओं का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, वो पूरे देश की लोकसभा और सारे प्रांतों की विधानसभाएं एक साथ कराने की बात करते हैं। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है। ये अत्यंत निंदनीय है।